नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत को पढ़ना। तो आधुनिक भारत से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। यह सीरीज आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, अभिनव भारत का जो गठन है वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था, यानी कि अभिनव भारत का जो गठन है कहाँ पर किया गया था? तो आप याद रखिएगा, 1904 में जो अभिनव भारत नामक संगठन बना था, यह कहाँ पर गठित किया गया था? तो महाराष्ट्र के नासिक में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाएं और उनके संस्थापकों के नाम लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अनुशीलन समिति, इसका गठन किया गया था 1902 में। पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष, जतिंद्र नाथ बनर्जी, इन तीनों इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इसके बाद अभिनव भारत का गठन किया गया था 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय स्वशासन समिति और इंडिया हाउस का गठन किया गया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अंजुमाने मोहिब बने वतन, इसके संस्थापक थे अजीत सिंह, इनके बारे में आप याद रखिएगा। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई थी मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। मैडम बीकाजी कामा ने जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करी गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल के द्वारा, यानी कि भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर जो है भारत नौजवान सभा का गठन किया था। कब? तो 1926 में। इसके अलावा लाहौर छात्र संघ का गठन किया गया था सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा। तो इन इंपॉर्टेंट संस्थाओं और उनके संस्थापकों को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि भारत की तरफ आने वाले जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा के द्वारा ही जो है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 1498 ईस्वी में इसने यह इंडिया पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? तो यह जो है इंडिया सबसे पहले कहाँ पर, किस जगह पर पहुंचा था? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यह सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। जो वेस्टर्न तट हमारा है, जो वेस्टर्न कोस्ट हमारा है, जो पश्चिमी तट हमारा है, पश्चिमी तट का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है कालीकट। तो यहीं पर जो है सबसे पहले वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 ईस्वी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने का जो श्रेय है यह वास्को डिगामा को ही जाता है। तथा वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचा था तो उस समय इसका स्वागत किसने किया था? तो उस समय इसका स्वागत किया गया था जो उस समय का तत्कालीन शासक था कालीकट का, जमोरिन ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी था। आप याद रखिएगा, यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी था। इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो अल्मीडा आपको याद रखना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है।
पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष में करी गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज जो है किस वर्ष में करी गई थी? तो आप याद रखिएगा 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की जो खोज है 1505 ईस्वी में करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज करी थी। निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? और किसके द्वारा 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा जो पहला यूरोपीय किला था 1503 में यह बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह 1503 में कहाँ पर बनाया गया था? 1503 में कोचीन में यह किला बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी? तो मैंने आपको बताया था अनुशीलन समिति के 3 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन हो जाएंगे आपके? तो पी मित्रा हो जाएंगे, बारेंद्र कुमार घोष हो जाएंगे और जतेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। इन तीनों ने मिलकर जो है 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब से कहा जाने लगा? तो आप याद रखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए थे उसी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाने लगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आइए जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पर लिखी गई हैं जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आप याद देखिएगा, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक मशहूर थे, फेमस थे। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में छपती थी और एक केसरी थी जो कि मराठी भाषा में छपती थी। इसके बारे में आप याद देखिएगा। अखाड़ा और लाठी क्लब की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1896 में इन्हीं ने करी थी। 1908 में देशद्रोह के मामले में इनको जेल भेजा गया था, वर्मा जेल, यानी कि वर्मा की जो मांडले जेल है वहीं पर इनको देशद्रोह के मुकदमे में मामले में 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजा दी थी। लगभग 6 वर्ष तक ये जेल में रहते, यानी कि 6 वर्ष की सजा इनको मिली थी जेल के लिए। तो 6 वर्ष तक ये जेल में रहते। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें भी हैं जैसे द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आप याद रखिएगा। इनकी फेमस पुस्तक है, एक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और दूसरी है गीता रहस्य। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी थी। होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने करी थी, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी और एक थी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, जो कि दोनों के द्वारा ही 1916 में स्थापित करी गई थी। बस महीने का अंतर था, डिफरेंस था। क्या बता सकते हैं कि किस महीने में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना करी थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनका एक फेमस कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप याद देखिएगा, इनका एक फेमस कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु है 1 अगस्त 1920 को होती है, जब जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसी दिन, ठीक उसी दिन जो है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस वर्ष जो है गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया था? यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में अधिकार कर लिया था? सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था? उस वर्ष को आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह करी गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं वहाँ पे कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। मुझे जहाँ जहाँ भी जरूरी लगेगा कि जहाँ यहाँ से एग्जाम में और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन सम्मिलित किया हुआ है। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो को कम से कम आप देखते रहिए ध्यान से। सामान्यतः भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है यह किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है यह किसे कहा जाता है। आंसर बताने की कोशिश करिए आप। तो आप याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है हम किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा आप, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय को। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी हम कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का इनको जनक भी कहा जाता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी वह किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है और डी बिल्कुल सही दिया गया, राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा, 1784 में यह एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। किसके किसके द्वारा करी गई थी? तो याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह करी गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, एक रूसी महिला थी जिनका नाम था मैडम ब्लावर्स्की। आप याद रखिएगा, मैडम ब्लावर्स्की, और एक व्यक्ति और थी जिनका नाम था कर्नल अल्काट। कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावर्स्की ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, और ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो न्यूयॉर्क में करी गई थी। आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह करी गई थी 1875 ईस्वी में। वर्ष भी आप याद रख सकते हैं, 1875 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। मैडम ब्लावेट्स्की, इस प्रकार से इनका नाम लिखा था, मैडम ब्लावेट्स्की, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक व्यक्ति और थे कर्नल अल्काट। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी? हेडगेवार के द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी गई थी? जो वर्तमान का आरएसएस, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आरएसएस की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? 1925 में करी गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1925 में जो है आरएसएस की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए आप, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर में था। अगला प्रश्न आपके सामने है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप याद रखिएगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जतेंद्र नाथ मुखर्जी नहीं, बनर्जी होगा। क्या होगा यहाँ पे? बनर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे होगा। जतेंद्र मुखर्जी की जगह बनर्जी कर लीजिएगा, बनर्जी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है यह कब किया गया था?
ये सभी आपके क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के प्रश्न हैं। जब क्रांतिकारी गतिविधियां एकदम स्टार्ट हुई थी उसी समय के ये प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर का जो बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का एकदम असफल प्रयास किया था। इसमें इस प्रयास में यह बच गया था, इसी कारण से इसको असफल प्रयास कहा जाता है। तो यह जो हत्या का प्रयास था यह किया गया था अप्रैल 1908 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किंग्सफोर्ड इस जज का नाम था। यह काफ़ी बदनाम जज हुआ करता था उस समय का, अपने गलत फैसलों के कारण यह उस समय काफ़ी बदनाम था। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का जो असफल प्रयास है 2 क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आप याद देखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन 2 क्रांतिकारियों के द्वारा ही मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया गया था अप्रैल 1908 में। आप इसे याद रखिएगा। इस घटना के बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे, जो क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी हमारे थे, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मैंने आपको अभी बताया मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध आपके एक प्रफुल्ल चाकी से हो जाएगा और एक आपके हो जाएंगे कौन? तो एक आपके हो जाएंगे खुदीराम बोस। तो इन दोनों ने ही जो है इस बम कांड को अंजाम दिया था। तो खुदीराम बोस और आपके प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरी डिटेल मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में लिखी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में किसने जो है बचाव किया था? तो चितरंजन दास। आप याद देखिएगा, चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी? तो आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के द्वारा मिलकर इस संगठन का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम HRA के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। इन तीनों ने मिलकर ही ये संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा ही काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसको अंजाम दिया गया था 1925 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न आएगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे काकोरी ट्रेन के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसने करी, कहाँ पर करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना थी यह करी गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कब करी गई थी? तो 24 अक्टूबर 1924 को। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, शिव वर्मा सदस्य थे, लेकिन भगत सिंह जो है आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, भगत सिंह उस समय नहीं थे। जब सेकेंड वाले में बनता है तो सेकेंड वाले में भगत सिंह जो है सदस्य बनते हैं। जब सेकेंड वाला यानी कि जब HRA आपकी टूट जाती है, HRA के टूटने के बाद एक संगठन बनता है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सदस्य बनते हैं भगत सिंह। तो इसके बारे में आप याद देखिए, लेकिन HRA के सदस्य भगत सिंह नहीं थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अपनी फांसी से पूर्व जो है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? यह कथन किसका है, किस फेमस क्रांतिकारी का है, आपको बताना है। तो आप याद देखिएगा, यह कथन किस फेमस क्रांतिकारी का है? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई हैं, आपको बताना है। तो यह जो फेमस पंक्तियां ये लिखी गई हैं किसके द्वारा? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मिल
अजीमाबादी के द्वारा ये दो फेमस ये पंक्तियां लिखी गई हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल अजीमाबादी इन्हीं ने इन पंक्तियों को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? इसको आप काकोरी षड्यंत्र केस न कहकर आप इसको आप कहिए काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको हाल ही में काकोरी षड्यंत्र केस से इसका नाम बदल काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो हो सके तो आपके एग्जाम में काकोरी ट्रेन एक्शन पूछ ले। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ। 9 अगस्त 1925 को आपको हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। किसके तरह किया गया था? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था। कहाँ पर यह घटना हुई थी? तो लखनऊ से पहले काकोरी नामक एक स्थान पड़ता है, तो उसी काकोरी नामक स्थान में ही 8 डाउन ट्रेन को रोककर जो है लूटपाट की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं जुड़ा था? तो मैंने आपको बताया था ना कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन था यह HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। तो HRA में उस समय सम्मिलित नहीं थे आपके भगत सिंह। तो भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भगत सिंह जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इनका संबंध जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से था, लेकिन इसमें से भगत सिंह का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं था। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में आपके अशफाक उल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके बारे में आप याद रखें कि इस घटना के बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अशफाक उल्ला खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया, रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह पर लिखी गई हैं। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा, इत्मीनान से 2-3 मिनट का समय लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे जो घटनाएं मैंने लिखी हुई हैं इनको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी थे जो मुकदमे से बच निकले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को। आप याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। आप याद रखिएगा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को। वर्तमान में आप क्या बता सकते हैं कि अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या है वर्तमान में? उस समय जब ये शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में तो उस समय उसका नाम अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील कौन था? तो आप याद रखिएगा, जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जगत नारायण मुल्ला जो था यह काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब HRA टूट चुका है क्योंकि HRA के जिन क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था, सारे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे वे पकड़े गए, जिनको कुछ लोगों को तो फांसी की सजा दे दी गई और कुछ को आजीवन कारावास हो गया था। तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो लीडर थे, जो HRA के संस्थापक थे, चंद्रशेखर आजाद, वे बच निकले थे और फिर से उन्होंने पुनर्गठन किया इस HRA का। अब HRA का जो पुनर्गठन वो HRA में यस शब्द ऐड कर दिया गया। अब HRA की जगह कौन सा नया संगठन बनता है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1928 में की जाती है, फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो अब आप याद रखिएगा
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है यह चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा करी गई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसके संस्थापक सदस्य और कौन कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद तो हो ही गए आपके, इसके अलावा बिजोय कुमार सिन्हा हो गए, शिव वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए, सुखदेव हो गए और दुर्गा भाभी। ये फेमस आपके क्रांतिकारी थे जिनका संबंध हो जाएगा आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थे। अब HSRA में जो है भगत सिंह सम्मिलित थे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, HSRA में जो है अब भगत सिंह शामिल थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, मतलब किसके साथ फेंका था? तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम है बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। किस कारण से? तो पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी घटनाएं लिखी गई हैं, इनको भी आप एक बार वीडियो को रोककर इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यह लास्ट प्रश्न शायद हमारा आज की सेशन का है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, SSC GD 2022 की परीक्षा के लिए हिस्ट्री की क्लास मैंने शुरू की थी। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है तथा आज हम पार्ट 2 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया। आपको असत्य कथन की जो है पहचान करनी है, फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या दिया गया है? वे आर्य समाज के संस्थापक थे। क्या इनके द्वारा आर्य समाज के ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ना? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? नहीं, ब्रह्म समाज के संस्थापक ये नहीं थे। तीसरा कथन क्या दिया गया है? उनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद वह आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही दिया गया। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही करी गई थी। आप याद रखिएगा 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में जो है कहाँ पर? तो बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इनका फेमस नारा था, भारत भारतीयों के लिए। इसे भी आप याद रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए। यह नारा भी दिया गया था किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। मतलब आर्य समाज की जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, उस आर्य समाज का एक फेमस स्लोगन था, एक फेमस नारा था,
भारत भारतीयों के लिए, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, वह है कि जो है दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य था, तो आपका ऑप्शन बी वाला कथन असत्य था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के यहाँ पे संस्थापक पूछे जा रहे हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी। आपको बताना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी। तो आप याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को जो है फांसी दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक आपको मिलेगा कहाँ पर, तो फिरोजपुर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोजपुर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से इसमें से कौन प्रेरित था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था यह फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही जो टीपू सुल्तान था उसने श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाया था। आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जो टीपू सुल्तान था इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था। इसे भी आप याद रखिएगा, जैकोबियन क्लब का यह सदस्य भी बना था। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित होकर इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1757 का जो फेमस प्लासी का युद्ध हुआ था यह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। प्लासी का युद्ध जो है वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में यह लोकेशन आपको मिलेगी। कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में यह लोकेशन मिलेगी आपको प्लासी की, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो फेमस प्लासी का युद्ध था यह जो फेमस प्लासी का युद्ध था कब लड़ा गया था, तो आप याद रखिएगा, यह जो प्लासी का युद्ध था लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 23 जून, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था उस समय अंग्रेजों का सेनापति। तथा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान में लोकेशन आपको मिलेगी प्लासी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, लंदन में जो होम रूल सोसाइटी थी इसकी स्थापना करी गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है स्थापना करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नाम इनका क्या है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा। इन्होंने लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1913 को, डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 1 नवंबर 1913 को जो है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का जो है गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी तथा सोहन सिंह भाखना जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम जो इसके कोषाध्यक्ष बने थे गदर पार्टी के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली जो फ्रेंच फैक्ट्री थी कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आप याद रखिएगा, भारत में जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी यह सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे की गई थी? तो आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री की जो स्थापना थी 1651 में किस नदी के तट पर की गई थी? तो हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ही 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह रानी जिसका उपनाम जो है ब्लडी मैरी था, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, उस रानी का आपको नाम बताना है जिसका जो उपनाम था ब्लडी मैरी था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्लडी मैरी। किस रानी का नाम था? तो मैरी प्रथम का। याद रखिएगा, मैरी प्रथम का नाम जो है ब्लडी मैरी था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न है आपका CHSL में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं और हिंदी में सीमांत गांधी इनको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था? इसमें से वह कौन सा अखबार था जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था? फटाक से इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो इसमें से किस अखबार का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? राफ्त गुफ्तार। यहाँ पे रास्त नहीं राफ्त होता है, राफ्त गुफ्तार। इसका जो संपादन था यह किसके द्वारा किया जाता था? तो आप याद रखिएगा, इसका संपादन किया जाता था आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अन्य अखबार भी थे जो निकाले जाते थे आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक हो गया आपका वॉइस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। इसका संपादन भी जो है दादा भाई नौरोजी की द्वारा किया गया था। तथा इसके अलावा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका भी संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, संवाद कौमुदी। यह पत्रिका इसके संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। तो आप इसे याद रखिएगा, संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार का भी संपादक कौन था? तो राजा राम मोहन रॉय ही थे। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो बहिष्कृत भारत जो था यह एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत करी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा
मूक नायक का भी संपादन जो है करते थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? जो फेमस चटगांव का शस्त्रागार हमला था यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो फेमस चटगांव का शस्त्रागार हमला था यह आयोजित किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, सूर्य सेन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में हुआ था। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था। बंगाल के क्रांतिकारियों में जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था तथा इन्हीं सूर्य सेन के द्वारा ही चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया गया तथा चटगांव का जो संपर्क था वह बंगाल से काटने की कार्यवाही करी गई थी। लेकिन बाद में ये पकड़े जाते हैं अगर तथा अंग्रेजों के द्वारा बहुत बुरी सजा इनको मिलती है तथा इनकी हत्या भी शायद कर दी जाती है इस घटना के बाद सूर्यसेन की। तो इसे आप याद रखिएगा। तो सूर्यसेन ने ही जो है चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 1930 में यह चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद आपके कौन हो जाएंगे? खुदीराम बोस। आप याद रखिएगा, सबसे कम आयु के जो शहीद थे ये थे खुदीराम बोस, जो मुजफ्फरपुर का बदनाम जज था उसकी हत्या का असफल प्रयास करने के कारण इन्होंने जो है किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंक दिया था, जिस कारण से अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। बहुत ही कम उम्र में ये शहीद हो गए थे। तो इनका नाम है खुदीराम बोस। यहाँ पे कल मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्स फोर्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी ने जो खुद को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिया और खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह कथन किसका है? आपको बताना है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगत सिंह के द्वारा यह कहा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी हुई थी? तो आप याद रखिएगा, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है फांसी की सजा दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा कहाँ पर हुई थी? तो इनको फांसी की सजा हुई थी गोरखपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का अध्यक्ष था? आपको बताना है। तो गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आप याद रखिएगा, सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया। सोहन सिंह भाखना जो है ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? तो 1915 में अफगानिस्तान में। आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान में जो है इन्होंने 1915 में अंतरिम सरकार का गठन किया था। इनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरी डिटेल लिखी गई है। गदर पार्टी के से रिलेटेड सारी डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ऊपर की जो जानकारी आपकी गदर पार्टी से रिलेटेड है तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। दोनों ही प्रश्नों के यहाँ पे जो दो प्रश्न आपके यहाँ पे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है आंसर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? हम किन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय क्रांति की माँ जो है किसे कहा जाता है, आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा,
मैडम भीकाजी कामा को। किसको? तो मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति का माँ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराने का जो श्रेय है यह किसको जाता है? तो आप याद देखिएगा मैडम भीकाजी कामा को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीकाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां इन्होंने भारतीय तिरंगा को फहराया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय तिरंगा को सर्वप्रथम बार कहां पर फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में 1907 ईस्वी में। तो पूरी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बाद में आपका होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन आपका 1905 में होता है, लेकिन ये सारी घटनाएं आपकी बहुत पहले होती हैं। अस्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में होता है। इसके बाद वेलेजली के द्वारा 1798 से लेके 1805 तक जो है सहायक संधि लागू की जाती है। इसके अलावा हड़प नीति आपकी होती है कब से कब तक? 1848 से 56 तक। 1848 से 56 तक जो आपकी आती है हड़प नीति। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बंगाल विभाजन है यह सबसे लास्ट में होता है। 1905 में जो है सबसे बाद में बंगाल विभाजन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न आपके सामने है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? आपको बताना है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में ही आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय कर्जन जो है वायसराय था। तो इसी के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन लागू किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्जन। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉलेट एक्ट। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं। सविनय अवज्ञा के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ लिखी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ पर लिखी गई है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और रॉलेट एक्ट के बारे में। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की इन्होंने आलोचना करी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन मेनली जो कपड़े उपड़े जलाए जा रहे थे उनका इनको यह जलाने की बात नहीं करते थे, मेनली रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ अन्य प्रश्नों का यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लगभग 3 से 4 वीडियो और बनाए जाएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। लगभग 3 से 4 वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए काफ़ी होगा। तो इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।